रहिएगा। आपको डर है कि भाई मुस्लिम पार्टी खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम क़यादत खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, आना है। और यही देखिए ना, कल ही मैं जमुआ घाट से जा रहा था, जब मैं आपके अख्ता के करबला मैदान में आया था। ओवैसी साहब आकर के 5 चुनाव पहली बार में जीत जाते हैं और इस बार 25 जीतेंगे और सरकार किसकी बनेगी उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। हम लोगों ने विनम्र निवेदन किया और अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो भूल जाए सीएम का सपना। मुंबई में बिहारियों को क्यों मारा जा रहा है? 5 विधायक जीत जाती है पहली बार में, आप कहते हैं कि वो चुनाव ना लड़े। हम यहाँ अगर एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट को उतारता है। मनोज झा का एक बयान आया कि ओवैसी साहब को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? मनोज झा जी ने 2 बातें कही। एक तो कहा कि आपकी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो मनोज झा जी, आप तो बहुत बड़े विद्वान आदमी कहे जाते हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पार्टी 5 विधायक जीत जाती है पहली बार में, आप कहते हैं कि वो चुनाव ना लड़े। हम एनजीओ चला रहे हैं क्या? हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों की ताकत बनने आए हैं। तो हम एनजीओ बन करके किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमें सदन में लड़ना है। जब नियम कानून गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए बनाया जाए तो हम उस नियम कानून को बनाने में हिस्सेदारी अपनी निभाएं। दूसरी बात आपने कही कि हम हैदराबाद बेस्ड पार्टी हैं। तो मनोज झा जी, आप बिहार बेस्ड पार्टी है ना, तो आज मुंबई में बिहारियों को क्यों मारा जा रहा है? जो हिंदी बोलते हैं उनको क्यों भगाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? यूपी वालों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर आप बिहार बेस्ड पार्टी, अगर आप अपनी ताकत को समझते तो आज पूरे इंडिया में बिहारियों का बड़ा इज्जत होता। लेकिन आप बिहार बेस्ड पार्टी बिहार की ताकत को नहीं समझते हैं और बिहार के लोगों को बेइज्जत कराते हैं, उन्हें पिटवाते हैं, उन्हें मरवाते हैं। तो मुंबई ही नहीं, ऐसे गुजरात से लेकर के चेन्नई से लेकर तमाम लोग, जहां हमारे बिहार के लोग लेबर बन के जाते हैं, अगर आप चिंता कर रहे होते तो एआईएमआईएम जैसी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती इस प्रदेश में। आप नहीं, आपके पास उस तरह का समझ है ना उस तरह का विजन है, इसलिए ओवैसी साहब आकर के 5 चुनाव पहली बार में जीत जाते हैं और इस बार 25 जीतेंगे और सरकार किसकी बनेगी उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। हम लोगों ने विनम्र निवेदन किया था, अपने संस्कार को दिखाया था। झुकने का काम वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसकी समझदारी बड़ी होती है, जिसका विजन बड़ा होता है। हम लोगों ने बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए झुकने का काम किया है। जो पेड़ फलों से लदा रहता है वो थोड़ा झुका रहता है, और जब हम लोग तनेंगे तो आपको पता है एमआईएम की ताकत क्या है। लेकिन हम लोगों ने बड़ा पिक्चर देखा कि अपने गिले शिकवे को छोड़ करके आपने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, लेकिन फिर भी हम आपके साथ खड़े हुए। हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं समझा, उसको गलत तरीके से आकलन किया। तो जनता आपको जवाब देगी। आज हर चौक चौराहे पे एक ही चर्चा है कि क्यों एआईएमआईएम के साथ आरजेडी वाले गठबंधन नहीं कर रहे हैं, और अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो भूल जाए सीएम का सपना। आज जो है आपका आना हुआ है रीगा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गुफरान असद जी के यहाँ, क्या इसको राजनीतिक नजरिए से कुछ देखा जा सकता है? देखिए, गुफरान भाई हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हमारे रहे हैं, हमारे भाई समान हैं। और मेरे लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बहुत मुझे मदद किया था, मेरे हौसले को बढ़ाया था। एक दावत था जिसमें हम लोग नहीं मिल पाए थे और ये विदेश में थे, इसलिए उस दावत में भी आना हुआ। और निश्चित रूप से जब 2 राजनीतिक लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं तो राजनीतिक बातें होती हैं। और ये चुनाव का समय है, चुनाव का दौर है। कई बातें सीतामढ़ी जिला संबंधित, रीगा विधानसभा संबंधित, ढाका विधानसभा संबंधित हम लोगों ने कई बातों पे मशवरा किया। 48 विधानसभा जो तिरहुत प्रमंडल में आता है, जिसमें आपके शिवहर भी आता है, सीतामढ़ी आता है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर, इसमें 48 विधानसभा आता है। और जिसमें हम लोग एक स्क्रूटनी का काम कर रहे हैं, एक सर्वे का काम कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक लोग जो चुनाव पहले लड़ चुके हैं, उनके अच्छे बुरे तजुर्बों का जो है उनसे आकलन करना, उनसे पूछना। गुफरान भाई ने निश्चित रूप से बहुत मजबूती से चुनाव को लड़ा था और एक पॉलिटिकल आदमी है, तो इनके दावत पे भी आने का मौका मिला। और साथ में रीगा विधानसभा को लेकर के हम लोगों ने कई चर्चाएं की कि यहाँ अगर एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट को उतारता है तो किस तरह के कैंडिडेट को उतारा जाए, किस जाति के कैंडिडेट को उतारा जाए, किस तरह के लोग, या कुछ 4-5 लोगों के नाम पे चर्चा भी हुई। तो हम लोग उस मकसद से भी आए, दावत भी था, बिरयानी भी हम लोगों ने खाया और साथ में सियासी बातें भी हुई। कुछ बढ़िया सुझाव हम लोगों को गुफरान भाई के माध्यम से भी, इस गांव के जो जुड़े हुए लोग, हमारे अध्यक्ष सीतामढ़ी के जहांगीर साहब, हमारे बबलू भाई सरपंच साहब, छोटे भाई असगर जी, तमाम यहाँ के जुड़े हुए मेरे लोग, उन लोगों से मिलने का भी मौका मिला इस दावत के माध्यम से। और आगे की रणनीति एमआईएम की क्या होगी, इस पे भी चर्चा हुई। क्या ऐसा तो नहीं है कि गुफरान भाई को एमआईएम ज्वाइन कराने वाले और यहाँ से विधानसभा में टिकट देने वाले हैं? देखिए, दिल से तो गुफरान भाई हमारे साथ हैं ही, और न केवल गुफरान भाई, हर वो हिंदुस्तानी, हर वो इस्लाम को मानने वाला सच्चा मुसलमान जो जानता है कि आने वाला जो समस्याएं हैं मुसलमानों की, जो तकलीफें हैं मुसलमानों की,
उसकी बात कोई बोलता है, कोई लड़ता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और बिहार में अख्तर उल ईमान साहब हैं। तो निश्चित रूप से गुफरान भाई दिल से तो हमेशा से एमआईएम के हैं, मजलिस के हैं, लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियली ये ज्वाइन करें ना करें, लेकिन दिल से एक मेरे भाई का संबंध है, रिश्ता है, तो हम लोग तो भाई के नाते एक हैं ही, और पार्टी में आना तो एक औपचारिकता है, वरना बराबर गुफरान भाई, इनके मित्र हमारे मिनाज भाई और तमाम ऐसे लोग जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बराबर इन लोगों का सुझाव मिलता रहता है, इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। अच्छा, ये अभी रीगा विधानसभा से अभी कुछ दिन पहले जो है आपके सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष जहांगीर आलम जी से हमारा इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने एक कैंडिडेट का उजागर किया था कि बहुत जल्द जो है एक जेडीयू नेत्री जो है एमआईएम ज्वाइन करेगी और यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी भी भावी प्रत्याशी रहेगी। क्या कहाँ तक ये सही है? बिल्कुल, सीतामढ़ी की जिम्मेदारी हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब पे है, और जिनकी बात आप कर रहे हैं वो मेरी इफ्तार पार्टी में भी ढाका में करसैया में उनका आना हुआ था, और पॉलिटिकल लोग हैं और महिला हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सीटों पे महिला कैंडिडेट को भी हम लोग उतारें। समाज के हर वर्ग को, हर धर्म के, हर जाति को हम लोग अपना इस बार समावेश करते हुए, एक नया समीकरण साधते हुए हम लोग टिकट का बंटवारा करेंगे। तो निश्चित रूप से जहांगीर साहब यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, वो स्क्रूटनी और सर्वे में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो न लोग हैं जिनके नाम को लेकर के चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस पे हम लोग तय करेंगे। 15 अगस्त से पहले हम लोग अपने कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट जहां जहां भी होने वाले हैं उनकी लिस्ट को जारी करेंगे। नाम आपने आउट कर दिया है क्या? नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं? मैं नाम को आगे अनुशंसा करके अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को दूंगा, और उसके बाद फिर वो आगे निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, तब करेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि हम लोग इस इलाके के तिरहुत का प्रभारी मैं हूँ, सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब हैं, तो मुख्य भूमिका में हम लोग रहते हैं और जिनका अनुशंसा करेंगे और आगे प्रदेश अध्यक्ष जी को सारी जानकारी डिटेल में देंगे। आरजेडी को आपने ऑफिस में जाकर के आपने लेटर दिया गठबंधन करने के लिए, उसके बावजूद भी उन लोगों का जो जवाब आया है बिल्कुल जो संतुष्टि के लायक नहीं है। इसके बाद आपने क्या रणनीति तय किया है? देखिए, जनता की अदालत में हम लोग आज जीत गए हैं, और जनता जो आरोप लगाती थी, जनता के बीच में जब लोग कहते थे कि एमआईएम बी टीम है, ये कभी गठबंधन नहीं करेगी, ये केवल नैरेटिव क्रिएट कर रही है, झूठ सच का पुलिंदा बना रही है, इसमें जनता के कोर्ट में हम लोग जीत गए हैं। आज हर एक चौक चौराहे पे लोग कह रहे हैं कि भाई एमआईएम बहुत ईमानदारी से अपने पक्ष को रखा। जब लिखित में मैंने ऑफिशियली दे दिया, अब इसके बाद क्या बचता है? और आप बी टीम कहते रहिएगा, आपको डर है कि भाई मुस्लिम पार्टी खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम क़यादत खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, तो एम वाई समीकरण का आरजेडी का क्या होगा? ये बड़ी चिंता है उनको। बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के विकास की चिंता नहीं है उनको। केवल या तो नेता प्रतिपक्ष बने रहे, या मुख्यमंत्री का जो ये सपना देख रहे हैं बिना एमआईएम के, सपना इनका पूरा नहीं होने जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना पूरा नहीं होगा। जनता कह रही है, आप कहीं चले जाइए, किसी चौक चौराहे पे चाय की दुकान में चले जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा, बिना एमआईएम के सरकार नहीं बन सकती। लगभग कितने सीटों पे एमआईएम अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा? देखिए, मैं चूंकि तिरहुत का प्रभारी हूं, 48 विधानसभा सीटें का इंचार्ज के रूप में मैं काम कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से यहाँ हम लोग 25 से 30 विधानसभा में लड़ने का निर्णय ले रहे हैं, और स्क्रूटनी का काम जारी है। बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है, लगभग 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी हो रही है। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऐलान हुआ है वोटर लिस्ट को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी ब्रांड जो है इनका इकलौता ब्रांड, जिसके नाम पे भाजपा वाले और एनडीए वाले इतराते हैं या उसी के दम पे ये चुनाव को लड़ते हैं। आप देखिएगा, जहां भी भाजपा के खास करके विधायक होंगे, वो केवल बताएंगे नरेंद्र मोदी जी ने आज कश्मीर में क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में क्या किया। अरे आपके विधायक जी ने आपके गली में, आपकी विधानसभा में क्या किया, इसकी चर्चा कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले एयरपोर्ट आए थे, उद्घाटन किया एयरपोर्ट का, और जो पद यात्रा हुआ उसमें 100-150 लोग भी नहीं थे। मोदी जी का शीशा तक नहीं खुला, वो जो प्रणाम करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, कुछ नहीं हुआ, और उनको मालूम चल गया कि बिहार की स्थिति क्या है। उसके बाद उन्होंने ये नई नई जो है तरकीबें निकाली कि वोटर में से जो है मुसलमानों का नाम काट दो, यादवों का नाम काट दो, दलित का, गरीब का नाम काट दो। तो और जेडीयू वाले जो है नए नए ऑफर्स निकाल रहे हैं कि आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा, लेकिन वृद्धा पेंशन किसको मिलेगा जब आप यहाँ के नागरिक ही नहीं होंगे? आपका वोटर लिस्ट में जब नाम ही नहीं होगा तो किस बात का वृद्धा पेंशन मिलेगा, किस बात का आरक्षण मिलेगा? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये आपके आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र है, ये आपके वृद्धा पेंशन को खत्म करने का षड्यंत्र है, ये आपके नागरिकता को खत्म करने का षड्यंत्र है। इसमें केवल मुसलमान नहीं, हर गरीब जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, जो लेबर क्लास में जाकर के पंजाब में रोपनी कर रहा है, वो सब लोग वंचित हो जाएंगे। तो एक बड़ा षड्यंत्र है जिसमें ये लोग चाह रहे हैं ये सब जो है गरीबों को अत्याचार करके, कम पढ़े लिखे लोगों को अत्याचार करके, इनकी नागरिकता को छीन करके 8 करोड़ वोटर, सबसे लिटरेसी रेट सबसे कमजोर जिस प्रदेश का है, आप कहते हैं कि 1 महीने में फॉर्म भरा लीजिएगा। आज तक तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का फॉर्म भरा ही नहीं पाए, प्रधानमंत्री आवास योजना का टैगिंग आप करा ही नहीं पाते हैं।
एक परीक्षा 3 साल में आप डिग्री दे ही नहीं पाते हैं बिहार में, और आप 1 महीने में 8 करोड़ लोगों का फॉर्म भरवा लीजिएगा। तो ये एक सरासर दिखता है कि नाइंसाफी हो रही है। संविधान को ताक पे रख करके अपने ईडी सीबीआई के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी अपना तोता बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या हो गई, उसके बाद बिहार में कई जगह पर हत्या हो गई, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हत्या का सिलसिला तो पहले से ही चल रहा था, क्योंकि अब चुनाव आ गया है तो लोग अब बोलना शुरू कर दिए हैं। और आप देखिए ना, गांधी मैदान जो पटना का सबसे पॉश एरिया है, वहां पे खेमका जी जैसे सम्मानित तो बड़े व्यापारी का मर्डर हो जाता है। कुछ दिन पहले इनके बेटे का भी मर्डर हुआ था, और पुलिस 1.5 घंटे तक नहीं पहुंच पाती है। 5 मिनट के रास्ते पे पुलिस का वहां पे थाना है। और यही देखिए ना, कल ही मैं जमुआ घाट से जा रहा था, जब मैं आपके अख्ता के करबला मैदान में आया था, इतना सुनसान इलाका है वो पूरा, और पूर्व विधायक का घर बगल में है, और माननीय विधायक जो ढाका के, वो कहते हैं कि 10 लोग बोल देंगे तो मैं लाइट लगवा दूंगा। तो ये किस तरह का चल रहा है? ये आप न्योता दे रहे हैं कि भाई क्राइम बढ़े। 3-3 जो है लाशें वहां जमुआ घाट के नीचे लोगों को मिला है, लेकिन उसके बाद भी एक लाइट तक लगाने की चिंता नहीं है। तो हमने तो कहा है कि अगर विधायक जी कह रहे थे कि 10 लोग कह देंगे तो मैं तो 100 लोगों से कहलवाने जा रहा हूँ, और पूर्व विधायक जी भी कुछ इसमें कर दें तो अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो 15 दिन के बाद मैं 10-10 रुपये चंदा लूंगा गाँव के एक व्यक्ति से, और लाइट हम लोग चंदा लेकर के लगवाने का काम करेंगे। एमआईएम के मजबूत सिपाही और पूर्व शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी और वर्तमान ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी जो है आपके यहाँ घर पे आए हैं, मिलने आए हैं, राजनीतिक तौर पे इसको किस नज़रिए से हम देख सकते हैं? देखिए, जैसा कि राणा रणजीत जी ने भी अपने इंट्रो में कहा है आपसे कि जब 2 राजनीतिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो पॉलिटिकल बातें ना हो, ये सरासर झूठ है। तो हम लोगों के बीच बातें हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी पॉलिटिक्स में आने का मेरा ऐसा कुछ है नहीं। 2028 में इंशाल्लाह मेरी वापसी होगी, 2030 इंशाल्लाह देखा जाएगा। दिल से हर वक्त हम लोगों के साथ रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और रही बात, आज राणा रणजीत जी हमारे यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए हैं। राणा रणजीत जी से मेरी ये पहली मुलाकात है, लेकिन इनके पिताजी स्वर्गीय सीताराम सिंह से मेरा बहुत ही अपनापन रहा है, मामा भांजे का नाता रहा है। और उनके दिल्ली आवास पे जब मैं अपने स्टूडेंट दौर में दिल्ली में था तो हर इतवार को जाना स्वाभाविक था। नहीं जाने पे वो फ़ोन करके पूछते थे कि इस हफ्ते क्यों नहीं आया। तो हम लोग सादा खाना खाने के लिए घर पे जाते थे, इनकी मम्मी जी वहाँ होती थी, और वो खाना हम लोग घर का खाते थे वहाँ जाके। तो आज ये पूरे तौर, चूँकि मेरे भतीजी के अकीका के प्रोग्राम में ये लोग नहीं आ पाए थे, तो समझे उसी का ये देर से आके इन्होंने भरपाई किया है।